नमस्कार, स्वागत है आपका सारांश आईसीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे हैं आज इस वीडियो लेक्चर में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में और यह हमारा पहला वीडियो लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे पंचायती राज जो भारत में संविधान में वर्णित है, अधिनियम भी इसके लिए बनाए गए हैं। 1953 में आपका अधिनियम आया, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसकी चर्चा करेंगे और एक पंचायती राज के बारे में ओवरव्यू लेंगे कि पंचायती राज क्या है, स्थानीय स्वशासन क्या है और भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब से हुई। तो इसके लिए हम इतिहास में भी जाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे वैदिक काल से लेकर अभी तक की, जिसमें कब मौर्य काल में क्या रहा, गुप्त काल में क्या रहा, सल्तनत काल और मुगल काल में क्या रहा, अंग्रेजों के टाइम पे पंचायतों की स्थिति कैसी रही और स्वतंत्रता पश्चात पंचायतों की स्थिति कैसी रही और फिर 73वें संविधान संशोधन के बाद अभी वर्तमान में स्थिति कैसी है। इन सारी चीजों की हम एक एक करके बात करेंगे। तो सारांश आईसीएस की कुछ जो आपके कोर्स चल रहे हैं उन पे हम एक नजर डाल लेते हैं। जिसमें आप देखोगे अभी सारांश आईसीएस एमपीपीएससी और पटवारी बैच कंडक्ट कर रहा है। तो एमपीपीएससी में आपके मेंस बैच, मेंस टेस्ट सीरीज संचालित हो रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आपका पेपर 5 मेंस का हिंदी इस अभी जारी है, साथ में पेपर 4 एथिक्स भी इसमें जारी है, वो भी बहुत कम ही फीस में। हिंदी का पेपर 5 पूरा, पेपर 5 केवल 790 रुपए में आपके लिए और एथिक्स पेपर 4 पूरा 999 रुपए में आपको सारांश आईसीएस ऐप पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त आप बात करोगे तो पेपर 3 यानी कि साइंस जो है, जो कि एमपीपीएससी में सबसे कठिन पेपर होता है। अगर आपने साइंस नहीं पढ़ी है तो, और अगर पढ़ भी लिए तब भी जो पिछला 2020 का मेंस रहा है उसके अनुभव के आधार पर यह पेपर महत्वपूर्ण हो गया। तो इसके लिए भी हमारी 1999 पूरा कोर्स उपलब्ध है। साथ ही मेंस की टेस्ट सीरीज भी सारांश ऐप पर उपलब्ध है, जो कि सिर्फ 999 रुपीज में आपके लिए उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त हम बात कर रहे हैं पटवारी बैच की। तो पटवारी बैच में आप बात करेंगे कि पटवारी बैच सिर्फ 1499 में अभी आपके लिए उपलब्ध सारांश आईसीएस ऐप पर, जिसकी कीमत 4000 है और अभी आपको सिर्फ मिल रहा है 1499 रुपए में। तो जल्दी से सारांश आईसीएस ऐप को डाउनलोड कीजिए और पटवारी बैच को परचेस कीजिए। अब देखते हैं इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। तो इस बैच में आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी कि संपूर्ण तैयारी इसमें पटवारी की कराई जाएगी। आप देखोगे क्या क्या, तो इसमें आप देखोगे कि संपूर्ण तैयारी में सभी विषय जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, पंचायती राज है, हिंदी है, गणित है, सामान्य ज्ञान है, एमपी है, करंट अफेयर्स है, जितने भी सब्जेक्ट है आपके पटवारी बैच की सभी इसमें पढ़ाए जाएंगे। बिल्कुल न्यूनतम फीस रखी गई है, जो कि अभी आपके लिए 1499 रुपए में उपलब्ध है। डेली क्लासेस होती हैं इसमें, अभी 3 क्लासेस चल रही हैं लाइव जूम के माध्यम से, जिसमें सुबह कंप्यूटर की क्लास होती है, फिर इवनिंग में पंचायती राज और आपकी हिंदी की क्लास होती है। इसके पूर्व आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो कंप्लीट किया जा चुका है। तो इसमें लाइव क्लास होती है जूम के माध्यम से और रिकॉर्डेड क्लास आपको ऐप पर ही मिल जाती है। साथ ही साथ आपको पीडीएफ मटेरियल भी इसमें मिल जाता है और टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट टाइम टू टाइम कराई जा रही है। जब आपकी पटवारी की वैकेंसी आ जाएगी तब हम रेगुलरली टेस्ट सीरीज की कंडक्ट कराएंगे। तो ये सब इंक्लूड होगा और सिर्फ कितने में, सिर्फ 1499 रुपए में आपके लिए उपलब्ध है। तो संपर्क करें, सारांश आईसीएस ऐप डाउनलोड करके चैट में आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जो आपको नंबर्स प्रोवाइड कराए गए हैं, व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक्स जो प्रोवाइड कराई जा रही हैं, उनके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कंटेंट क्या क्या है इस पटवारी बैच में। तो आप देखोगे पटवारी बैच में आपके लिए बहुत सारे कंटेंट मिल रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले स्ट्रेटजी आपके लिए यहाँ पे अनलॉक है, यानी आप इसको ओपनली देख सकते हैं, इसके लिए आपको परचेस करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 12 वीडियो लेक्चर आपके अपलोडेड किए जा चुके हैं, कंप्यूटर में 16 वीडियो लेक्चर आपके अपलोडेड है, लाइव क्लास के अतिरिक्त आपको यहाँ पे अपलोड कर दी जाती है क्लासेस। पंचायती राज की अभी 6 क्लास अपलोड है यहाँ पे, हिंदी की 14 क्लास अपलोड है, पटवारी जो टेस्ट सीरीज है हमारी उसके 2 टेस्ट अभी अपलोड है, ओल्ड क्वेश्चंस पेपर अभी 19 अपलोड है, गणित और जीके की क्लास जल्दी शुरू हो जाएगी। तो अभी भी अवसर है, आप जल्दी से हमारे पटवारी बैच को ज्वाइन करें सारांश आईसीएस ऐप के थ्रू। चलिए अब हम आते हैं हमारे विषय पे, जो कि पंचायती राज व्यवस्था है, जो कि आज हमें इस वीडियो लेक्चर में पढ़ना है। एक एक करके हम बात करेंगे कि सबसे पहले स्थानीय स्वशासन क्या है, फिर हम बात करेंगे कि पंचायती राज क्या है। तो एक एक करके पढ़ते जाइएगा कि स्थानीय स्वशासन क्या है। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसका आशय क्या है, इसका आशय है कि स्थानीय लोगों का खुद का शासन, स्थानीय स्वशासन है ना।
तो उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी होती है, यानी जमीनी स्तर के लोगों को उनकी सत्ता सौंप देना क्या है, आपका शासन है, खुद के ऊपर शासन। तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड भाषा में, स्थानीय स्वशासन। यानी कि निचले स्तर पर लोगों को लोकतंत्र में भागीदार बनाकर लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करना क्या कहलाएगा, आपका स्थानीय स्वशासन कहलाएगा। इसमें क्या होगा, अब हमने निचले स्तर पे जब सत्ता सौंप दी तो निचले स्तर पे लोग क्या कर पाएंगे, अपने डिसीजंस खुद ले पाएंगे, अपने लिए जो विकास के अवसर है, उनकी समस्याएं क्या है, उनको सुलझाना क्या है, उनकी रणनीति कैसे बनाई जाए, वो स्वयं कर सकेंगे। यानी स्थानीय लोग अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम हो सके। इसलिए जो सत्ता, जो शासन हम स्थानीय लोगों को सौंपेंगे, जो उनका खुद का होगा, उसे हम स्थानीय स्वशासन कहेंगे। अब स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत हम ग्रामीण और नगरीय शासन को लेते हैं। हम इसको डिटेल में देखें कि ग्रामीण जो शासन होगा उसमें कौन आएगा और जो नगरीय शासन है उसमें कौन आएगा। तो हम बात करें ग्रामीण शासन में आपके त्रिस्तरीय पंचायती राज वर्तमान में है, तो हम उसको ले लेते हैं कि एक ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे आता है, जनपद स्तर जो कि माध्यमिक स्तर पे आता है या पंचायत समिति से हम बोल सकते हैं, और एक जिला स्तर पे है वो जिला पंचायत। तो जो पंचायत है यानी कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ये आपके क्या होंगे, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आएंगे। और हम बात करेंगे नगरीय आपके शासन में कौन कौन आएगा, तो नगर निगम जो कि बड़े शहरों में होता है, फिर नगर पालिकाएं जो छोटे नगरों में होता है, और वे जो गांव जो विकसित हो गए हैं और अब नगर पंचायत बनाए जा चुके हैं, तो इनमें क्या होता है, नगरीय क्षेत्रों का होता है। तो इस तरीके से तीन आप बताओगे ग्रामीण क्षेत्र में भी, और तीन बताओगे नगरीय क्षेत्र में भी, ये स्थानीय स्वशासन के अंग है वर्तमान में अपने भारत में। ठीक है, अब हमने एक वर्ड पढ़ा कि ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है कि शासन कार्य में जनता के सहयोग को निकटतम और व्यापक बनाना है, यानी कि जनता के पास पहुंच जाना है। ठीक है, जनता को ही सत्ता सौंपनी है। लोकतंत्र का बेसिक मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। लेकिन आप देखते हो भारत में त्रिस्तरीय सरकार है। त्रिस्तरीय सरकार मतलब आप देखते हो केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, दो स्तर होगा। और जो तीसरा स्तर है, पहला स्तर कौन सा होगा, केंद्र सरकार का। दूसरा जो स्तर होगा वो आपका कौन सा होगा, राज्य सरकार का। केंद्र सरकार का मुखिया आपके प्रधानमंत्री, और राज्य सरकार में आप देखते हो मुख्यमंत्री, इनके मुखिया होते हैं जिन्हें आप चुनते हैं कार्यपालिका के थ्रू। ठीक है, और तीसरा जो स्तर होता है सरकार में वो आपका आएगा स्थानीय स्वशासन का। अब स्थानीय स्वशासन का तीसरा स्तर हमने इधर पे ले लिया, तो इसके दो प्रकार हो सकते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र में तो आप पंचायतें करोगे, और अगर नगरीय क्षेत्र में तो आपको क्या मिलेगी, निगम वगैरह मिलेगी, पालिकाएं मिलेगी। ठीक है, तो ये क्लियर होगा इतना। अब विकेंद्रीकरण को हम समझ रहे हैं, तो अपन को लोगों के पास पहुंचना है ना, लोगों के पास पहुंच के उनको, उनके सहयोग को और क्या करना है, सहयोग को निकटतम और व्यापक बनाना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। ठीक है, अब विकेंद्रीकरण को ऐसे भी समझें कि जैसे सत्ता एक के हाथ में है तो ये क्या हो जाएगा, केंद्रीकरण हो जाएगा, है ना। और जब सत्ता क्या हो, एक के हाथ में ना रहकर निचले लोगों तक आ जाए, जमीनी स्तर के लोगों तक आ जाए, यानी लोकल लोगों तक आ जाए, तो उनको, लोकल मतलब स्थानीय लोगों तक आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो इसको आप समझिएगा। केंद्रीकरण को समझने के लिए ऐसे आप समझ सकते हो कि केंद्रीकरण में सत्ता कम लोगों के हाथ में रहती है या एक लोग के हाथ में रहेगी, जैसे राजा का शासन है, तो आप देखोगे कि एक के हाथ में ही पूरा शासन है, पूरा कंट्रोल करते हैं शासन, और फिर मन मर्जी से शासन चलाते हैं। तो जब जब क्या होगा, एक हाथ में सत्ता रहेगी तो शासन थोड़ा सा तानाशाही हो जाएगा, लेकिन जब सत्ता बहुत से लोगों के हाथ में होगी तो सत्ता में तानाशाही नहीं आ पाएगी। और समस्या सुलझाने में, जैसे आपकी कोई समस्या, मान लो केवल एक ही आपका शासक है, अब उसकी समस्या तक पहुंचने में आपको टाइम लग सकता है, यानी आपको वहां तक जाने में टाइम लग सकता है, अपनी बात रखने में टाइम लग सकता है। लेकिन जब बहुत से लोग आपकी समस्या सुनने के लिए होंगे तो क्या जल्दी से आपकी समस्या सुलझाई जाएगी। जैसे हम बात करें भारत में वर्तमान में लगभग 4000 से अधिक विधायक हैं, लगभग 700 से ऊपर आपके सांसदगण हैं। तो आपके इतने लोग क्या हैं, आपके ये क्या हैं, आपके प्रतिनिधि हैं। 700 प्लस मैं लिख रहा हूँ लगभग, है ना, 770 की समथिंग आएंगे, और 4000 प्लस आपके देश में विधायक है। तो ये लोग आपके प्रतिनिधि हैं, है ना, सरकार में है, तो इनको आप समस्या सुना सकते हो। तो पूरे भारत की 140 करोड़ आबादी में सुनने वाले कितने हैं, लगभग 4700 लोग आपके सुनने वाले हैं। सोचो कितना कम लोग आपके 140 करोड़ लोगों को सुनने वाले, केवल 4700।
ये क्या है, ये दो स्तर वाली बात कर दी है ना, इसमें है तो विकेंद्रीकरण ही, लेकिन कम लोग सुन रहे हैं। लेकिन जब सोचो पंचायतें आ गई, तो पंचायतों में लगभग 51 लाख प्रतिनिधि हैं आपके भारत में वर्तमान में। तो ये लोग भी तो आपके जनप्रतिनिधि हो गए, आपके महापौर हो गए, पार्षद हो गए, सरपंच हो गए गांव के। तो ये लोग और बेहतर तरीके से वो आपकी समस्या पहुंचा सकोगे ना। आप गांव में तो आप सरपंच के पास जाओगे कि भैया हमारे पास कुआं नहीं है, आपके पास मकान नहीं है, तो आपकी वो समस्या सुलझा देंगे, है ना। तो इनके यहाँ पे जाने से बच गए, है ना। तो जो तीसरा स्तर हमारा आ गया, तीसरी सरकार आ गई, उससे क्या हो गया, हमें आसानी हो गई, है ना। जनता का सहयोग मिलना, उनके बहुत निकट पहुंच गए हम, और जो जनता का सहयोग उसको हम और व्यापक बना पाए। अब हम और नजदीक जाके समझ पाए कि भाई जमीनी जरूरतें क्या है और उनकी पूर्ति कैसे की जाए, है ना। इसलिए स्थानीय जो विकेंद्रीकरण है वो आपको पता चलेगा। ये मिट नहीं रहा है, इसको ऐसे ही मिटाते हैं। चलो, तो विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है कि एक हाथ से सत्ता बहुत सारे लोगों में सौंप देना। तो आप देखोगे तीसरा स्तर हमने बना दिया और लगभग 51 लाख जनप्रतिनिधि अब देश में हो गए। इस तरीके से क्या हो गया, उच्च स्तर से जो सत्ता हो गई अब निम्न स्तरों पे हस्तांतरित हो गई शक्ति। क्योंकि आप देखते हो सरपंच, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, इनके पास पावर होती है विभिन्न प्रकार के कामों के लिए, और शक्ति के हस्तांतरण की यह जो प्रक्रिया होगी वह ऊपर से नीचे होगी। त्रिस्तरीय सरकार में आप 3 सरकारें देख रहे हो और नीचे तक आप आओगे तो क्या होगी, ये सत्ता हस्तांतरित होती जाएगी और आपके प्रतिनिधि बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और यही जो सत्ता का हस्तांतरण है उसे हम क्या नाम देंगे, स्थानीय स्वशासन, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, जो तीसरा स्तर हमने बताया वो स्थानीय स्वशासन है, और वो कैसे मिला, वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की वजह से मिला। यानी विकेंद्रीकरण में क्या हो रहा है, शक्ति का, पावर का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है, और उसी सत्ता के हस्तांतरण को हम क्या बोल रहे हैं, स्थानीय स्वशासन। सरल शब्दों में आपको पता है, खुद का शासन स्थानीय लोगों का, वो स्थानीय स्वशासन है, जिसमें स्थानीय प्रतिनिधि संस्थाएं क्या करती हैं, नीति का निर्माण करती हैं, फिर कार्यक्रमों से संबंधित राजनीतिक निर्णय लेती हैं। ये क्या होती हैं, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं होती हैं। जैसे नगर पालिका हो गई, तो इसमें क्या होते हैं, इसके प्रतिनिधि नीति निर्माण का कार्य करते हैं, और जो भी कार्यक्रम हो उससे राजनीतिक निर्णय भी लेते हैं, चाहे वो गांव में सरपंच हो या फिर नगर पालिका में अध्यक्ष हो या नगर निगमों में महापौर हो। और जो भी उनके कार्य होंगे उसके लिए आवश्यक जो वित्तीय संसाधन है वो भी जुटाने का कार्य करती है। कौन, जो संस्थान है आपकी स्थानीय स्वशासन की, ठीक है। और उनका नियंत्रण और प्रशासन भी संभालती है। तो आपने अभी तक क्या देखा, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय लोगों का खुद के ऊपर खुद का शासन स्थानीय स्वशासन है, जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को देखा जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है, सत्ता का हस्तांतरण है, यानी ऊपर से नीचे की सत्ता का हस्तांतरण आपका क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, जिसमें कि निचले स्तर पर सत्ता मिल जाती है, और निचले स्तर की यही सत्ता जो कि आपकी सरपंच, महापौर या नगर पालिका अध्यक्ष यूज करते हैं उसको हम स्थानीय स्वशासन नाम दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अलग और नगरीय क्षेत्र में अलग। अब हम आगे बात करेंगे पंचायतें क्या है। अभी तो आपने समझा स्थानीय स्वशासन क्या था, पंचायतें क्या है, जो हम पढ़ते हैं पंचायती राज कानून, है ना। तो पंचायतों का जो वर्ड आपकी उत्पत्ति होती है वो संस्कृत शब्द से होती है, और संस्कृत के पंचायतन वर्ड से आपकी उत्पत्ति होती है। किससे, पंचायतन, पंचायतन वर्ड से आपके पंचायत वर्ड की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, और इसका मतलब होता है 5 व्यक्तियों का समूह। अब पहले के जमाने में जो सरपंच या अपन बोलते हैं पंचायत होती थी, वो क्या होती थी, पंचों से मिलकर बनी होती थी, और ये पंच निर्णय लेते थे कि भाई ये सही गलत, एक टाइप से न्यायालय का वो काम करती होगी, है ना। तो वो 5 व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता था, पंचायत कहलाता था, यानी गांव के प्रशासन को वो ये पंचायत देखती होगी, ठीक है। और गांधी जी ने भी पंचायत के शाब्दिक अर्थ बताया है कि गांव के 5 व्यक्तियों की सभा जो है वो पंचायत है। यानी कि 5 व्यक्ति कौन होंगे, आपके बुजुर्ग लोग होंगे जो कि गांव के प्रशासन या न्याय निर्णय का कार्य कैसे क्या होना चाहिए वो सारी बातें करते होंगे। तो पंचायत वर्ड का मतलब सीधा सा है 5 व्यक्तियों का समूह या सभा। हालांकि अभी वर्तमान में 5 लोगों का समूह नहीं होती पंचायत, वार्ड्स होते हैं, पंच होते हैं, फिर पंचों से मिलकर एक पंचायत बनती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्थानीय स्वशासन की विशेषताएं की बात करते हैं। तो स्थानीय स्वशासन समझने के बाद आप बात करोगे जनता अपनी, सबसे पहले क्या होगा, स्थानीय स्वशासन में जनता अपनी समस्या स्वयं हल कर सके, क्योंकि खुद का शासन है तो लोग ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़े हुए हैं।
आप बताओ, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री से ज्यादा जुड़ा है कि सरपंच से ज्यादा जुड़ा हुआ है? अगर नगरीय क्षेत्र में है तो आप अपने पार्षद, आपके नगर पालिका अध्यक्ष से ज्यादा जुड़ोगे, उनसे आसानी से मिल पाओगे कि नरेंद्र मोदी साहब से मिल पाओगे? स्वाभाविक सी बात है, आप स्थानीय लोगों से मिल पाओगे। तो अपनी जो जनता समस्याएं हैं वो जमीनी स्तर पर सॉल्व कर सकेंगी, आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, है ना। अगर आप खुद, क्योंकि अपना ही शासन है खुद का, अगर आप बन गए खुद पार्षद तो फिर सुलझा ही पाओगे इजीली, है ना। जन भागीदारी बढ़ने से ग्रामीण स्तर पर समन्वय बढ़ता है, स्वाभाविक सी बात है, सामंजस्य समन्वय सब बढ़ता है, ठीक है, जन भागीदारी बढ़ जाती है। आगे देखें, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है, क्योंकि हम बात करें जब भी विकेंद्रीकरण होगा, विकेंद्रीकरण में जनप्रतिनिधि भी बढ़ेंगे और एक लोकतंत्र में मजबूती, क्योंकि ज्यादा लोग शासन में आएंगे, सीखेंगे भी और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। सत्ता के विकेंद्रीकरण से जन कल्याणकारी कार्यों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। अगर एक स्तरीय सरकार होती तो कठिनाई होती। प्रधानमंत्री आवास योजना आ रही है, आपको जाना है सीधा दिल्ली आवेदन लेके कि भैया हमें आवास बनवाना है, तो दिक्कत होती है आपके लिए। लेकिन नहीं, आप कहाँ जाते हो? सरपंच के पास जाते हो और आसानी से आपका क्या हो जाता है, आवास योजना, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके लिए वो योजना मिल जाती है, ठीक है। तो जन कल्याणकारी जो भी है, ये तो उदाहरण था, आसानी से उनको पूरा किया जा सकता है। अब जब स्थानीय स्वशासन ये काम देखने लगेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, केंद्र एवं राज्य सरकारों का कार्यभार कम हो जाएगा, ये भी है। और राजनीतिक चेतना का विकास होगा। आज आप सरपंच हैं या पार्षद हैं, कल को आप और आगे बढ़ के विधायक मंत्री बनेंगे, है ना, केंद्र बनेंगे और एक राजनीतिक जो चेतना है उसको विकसित करेंगे, समझ आएगी, सीखेंगे लोग, स्थानीय स्तर पे ही तो सीखेंगे, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, है ना। इसको आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखोगे भारत में स्थानीय स्वशासन, एक नजर में हम बात करेंगे कि क्या क्या है। मैं ओवरव्यू दे दूं संविधान के बारे में, पहले हम बात करेंगे, फिर कुछ कमेटीज आई, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी आई, अशोक मेहता कमेटी आई, और उसके बाद आपकी लक्ष्मण सिंघवी कमेटी आई, बीच में आपकी जीवी के राव, थुंगल और गौडगिल समिति आई। इन सब की बात, और अल्टीमेटली जो 73वां संविधान संशोधन आया उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले भारत में जो स्थानीय स्वशासन है वो किस मॉडल पर आधारित है, तो हम बात करते हैं जब भारत आजाद हो रहा था तो गांधी जी की जो नजरों में, गांधी जी जैसा भारत देखना चाहते थे, कैसा देखना चाहते थे, गांधी जी का मानना था कि भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, आज भी करती है। आपकी 70% लगभग 68 कुछ परसेंट अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, यानी भारत गांव में बसता है। तो हमें गांव को शक्तियां सौंपनी चाहिए, गांव को सशक्त बनाना चाहिए, गांव को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। अगर जब गांव आत्मनिर्भर बनेंगे तो उससे गांव का विकास होगा, वहां पे कुटीर उद्योग जो है, ग्राम उद्योग, उनको बढ़ावा दो, उससे गांव का विकास होगा, और उससे क्या होगा, देश तरक्की करेगा। स्वाभाविक सी बात है, जब देश का 70% क्षेत्र विकास करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि देश विकास करेगा, ठीक है। तो जो भारत में पंचायती राज का मॉडल अपनाया गया वो गांधी जी का मॉडल ही अपनाया। हालांकि गांधी जी आपकी संविधान सभा में नहीं थे, लेकिन उनके जो विचार थे वो पहुंचे उनके विभिन्न विभिन्न गांधीवादी लोगों के माध्यम से, और बाद में हमने प्रावधान किया नीति निषेधक सिद्धांतों में कि भाई हम पंचायतों को क्या करेंगे, लागू करेंगे, ठीक है। तो भारत में जो स्थानीय स्वशासन है वो गांधी मॉडल पर आधारित है, जिस व्यवस्था को हम पंचायती राज व्यवस्था नाम देते हैं, और इसका वर्णन हमें मिलता है भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निषेधक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में। और अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में, कि राज्य सरकार क्या करेंगे, पंचायतों के गठन के लिए व्यवस्था करेंगे। ये बात आपको समझ में। इसके बाद आप देखोगे एक आर्टिकल है 246 कहता है कि राज्य सरकारों को यह पावर देता है कि वह स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की स्थापना कर सके, ठीक है। क्या अधिकार देता है राज्य की विधानसभाओं को, कि वो स्थानीय स्वशासन को लागू करने के लिए कानून बनाए, ठीक है। किसका, 40 का यूज करते हुए इस पर कानून बनाने की शक्ति जो दी गई है वो आपको दी गई 246 में, ठीक है। 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों की गठन करेंगे कौन, आपके राज्य सरकार, और कानून उसके लिए जो विधिवत बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा। ये आता है केंद्र राज्य संबंध में, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध में कानून बनाने की शक्ति जो राज्य को सौंपी गई वो कहाँ है, 246 में। दो आर्टिकल, एक निदेशक सिद्धांत में 40 और दूसरा 246 जो कि आपके केंद्र राज्य संबंध में आएगा, जिसमें विधानसभाओं को अधिकार है कि वो कानून बना सकती है स्थानीय स्वशासन को लेकर।
फिर हम बात करते हैं, ये तो आर्टिकल की बात हो गई, फिर इसके अतिरिक्त भी कुछ आर्टिकल हैं जो कि 73वें संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से जोड़ दिए गए। तो वो आर्टिकल हम बात करेंगे 243 है, और 243 से 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ 243 ओ तक लगभग 16 आर्टिकल हैं जो आपके पंचायती राज का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो इन आर्टिकल्स को भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1947 के बाद जब एक हमारी मंत्रिपरिषद बनी तो उसमें हमने एक मंत्रालय गठित किया। उस मंत्रालय का क्या नाम है? तो उसका नाम है पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्रालय। और एक पहला क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा कि इस मंत्रालय के पहले मंत्री कौन थे? तो आप बताओगे सुरेंद्र कुमार डे इसके पहले मंत्री थे। शॉर्ट में हम इनको बोलते हैं एसके डे। ठीक है, एसके डे आपके पहले पंचायती राज और सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपके मंत्री थे। ठीक है, फिर भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1952 को। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सीडीपी की शुरुआत होती है, और इसका उद्देश्य यही होता है कि जनता की भागीदारी बढ़ाई जाए, है ना, सहभागिता बढ़ाई जाए। और उसके बाद हमने आपका राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत करी थी नेक्स्ट ईयर 1952 में। उसके बाद हम देखते हैं कि जब सीडीपी यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया तो उस असफलता के बाद भारत में विभिन्न कमेटियां गठित की गई। सबसे पहले 1956 में बलवंत राय मेहता कमेटी गठित करी गई। इसने रिकमेंडेशंस दी बहुत सारी, डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे की क्लास में। फिर आपने उसके माध्यम से विभिन्न राज्यों ने, राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज्यों की स्थापना करी, आंध्र प्रदेश ने दूसरा, और शनि शनि विभिन्न राज्यों ने अपने यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था गठित की। अपने मध्य प्रदेश ने भी 1962 में कानून बनाए, लेकिन उतनी सफल नहीं हो सकी ये पंचायतें, और इस बीच में बहुत सी कमेटीज गठित हुई पंचायतों की, वो भी हम चर्चा करेंगे आगे की क्लासेस में। जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी 1977 में, तब उन्होंने पंचायतों के पुनरुद्धार के लिए एक और कमेटी गठित करी जिसका नाम था अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी, सरकार को सौंपी, लेकिन जब तक इम्प्लीमेंट हो पाता सरकार गिर गई थी मोरारजी देसाई साहब की, कोई उस पर चर्चा नहीं हो पाई। फिर हम देखते हैं 1985 में एक जीवी के राव कमेटी गठित होती है, और 1986 में लक्ष्मण सिंघवी समिति गठित होती है, और यह कमेटी ऐतिहासिक निर्णय लेती है। ऐतिहासिक निर्णय कि भाई पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दो। पहली बार कोई कमेटी है उसने कहा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दो, और विभिन्न बातें कही। फिर 1988 में आपकी एक पीके थोंगन समिति और गॉडगिल समिति गठित हुई। इस तरीके से 6 कमिटीज पढ़ेंगे। फाइनली 1989 में आपके राजीव गांधी साहब ने भी प्रयास करे पंचायतों को लाने के लिए, 64वां संविधान संशोधन रखा, लेकिन लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित ना हो सका। फिर जनता जो पार्टी की सरकार बनी वो भी, मतलब वो संयुक्त मोर्चा पार्टी बनी, वो भी इसमें विफल रही, आपका अधिनियम नहीं बन पाया। फाइनली जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी, और नरसिम्हा राव की सरकार ने 73वें संविधान संशोधन को क्या करा, पारित करवाया, क्योंकि पंचायतों का विकास हो सके। तो इसके माध्यम से पंचायतों को, जो लक्ष्मण सिंघवी कमेटी ने कहा था कि पंचायतों को क्या दे देना चाहिए, संवैधानिक दर्जा, वो दे दिया गया। तो संविधान में वर्णन किया गया, और हम बात करेंगे कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। 92 में ये आया था, ठीक है। लोकसभा से 22 दिसंबर को पास हुआ था, और राज्यसभा से ये 23 दिसंबर को पास हुआ था, ठीक है। लेकिन लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। तो आपको जो भी मिले 1992 इसका अधिनियम का नाम है, और लागू ये हुआ था 93 में, तो इसको कंफ्यूज मत होना। इसके माध्यम से संविधान में की भाग 9 पुनः स्थापित किया गया, और भाग 9 में पंचायतों को जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक लगभग आपके 16 अनुच्छेद जोड़े गए, 16 आर्टिकल जोड़े गए, ठीक है, ये याद रखिए। फिर इसी के साथ ही 73वें संविधान संशोधन में हमने 11वीं अनुसूची जोड़ी, और पंचायतों को 29 कार्य सौंपे जिन पे वे शासन करें, या फिर हम बोल देते हैं कि 29 विषय सौंपे जिन पे ये कानून बनाए, ठीक है। ये भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और यह संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 20 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 20 अप्रैल को राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए थे, और 24 अप्रैल से ये लागू हो गया था। 22 दिसंबर 92 में और 23 दिसंबर
92 में ये लोकसभा और राज्यसभा से क्या हुआ था, पास हुआ था। ठीक है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ था, इसलिए इस दिन को हम क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वर्तमान में भारत में पंचायतें कितनी है। ये डाटा याद करने लायक नहीं है, हालांकि हो जाएगा आपको जैसे आप पढ़ोगे। तो हमारे देश में लगभग 251 यानी 2,51,000 क्या है, पंचायतें हैं। 2,51,000 क्या है, पंचायतें। इनमें से 2,39,000 2.39 लैक्स जो है वो आपकी ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, यानी गांव पे जो बिल्कुल लोकल एरिया में आपके गठित करिए, मतलब निचले स्तर पर गठित किए हैं। आप देख तो 3 स्तर बताए हैं हमने, 3 स्तर बोले तो ग्राम, माध्यमिक, इसको हम पंचायत समिति भी बोल सकते हैं, और एक जिला स्तर। तो ये 3 स्तरों पर गठित है। तो इस तरीके से लगभग 2.3 लाख ग्राम पंचायतें हैं, है ना। इसको मैं ऐसे जोड़ दे रहा हूँ। लगभग ब्लॉक पंचायतें या जो माध्यमिक पंचायत है वो 6,904 है, और 589 आपकी जिला पंचायतें शामिल है। इस तरीके से टोटल कितनी हो जाएंगी, 2.51 लाख जो हो जाएंगी आपकी टोटल पंचायतें हो जाएंगी। और इनमें 29 लाख से अधिक जो होंगे प्रतिनिधि चुने जाएंगे। 29 लाख, यानी कि देखो गांव में गांव का एक सरपंच होगा, ब्लॉक पे एक अध्यक्ष होगा, जिला का एक अध्यक्ष होगा। आप कहोगे सर ये तो 2.51 ही हुए। अब इनके सदस्य भी होते हैं, तो पंच जोड़ो, आपके नगर पालिका के जो पार्षद होंगे उनको जोड़ो, जिला में जो आएंगे वो पार्षद जोड़ो, जिला पंचायत सदस्य जोड़ो, जनपद सदस्य जोड़ो, सब सदस्य और अध्यक्ष मिला के आपके 29 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधि देश में होंगे। ठीक है, तो ये वर्तमान स्थिति है। डाटा याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम मध्य प्रदेश का डाटा जरूर याद करेंगे क्योंकि यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट शुरू हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है उसको हम बात करेंगे। तो हमने ये देखे थे स्थानीय स्वशासन का, एक ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन और एक नगरीय क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन। जब ग्रामीण क्षेत्र में आप स्थानीय स्वशासन देखते हो तो 3 स्तर की बात करते हैं, ग्राम स्तर, जनपद स्तर और जिला स्तर, यानी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो इनका डाटा जरूर याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, तो याद रखना है 23,006 ग्राम पंचायतें हैं। जनपद पंचायतें मध्य प्रदेश में 313 है, और जिला पंचायतें 52 है। जितने जिले उतनी जिला पंचायतें हैं। ये डाटा याद रहेगा। कितने गांव हैं, कितनी ग्राम पंचायतें हैं, तो आपको याद रखना है 23,006 ग्राम पंचायत है, 313 जनपद पंचायतें हैं, और ब्लॉक कितने हैं तो जिला पंचायत कितने हैं तो 52 आपकी जिला पंचायतें हैं। फिर अगर नगरीय क्षेत्र में आओगे तो नगरीय क्षेत्र में आप देखोगे 3 स्तर फिर से, नगर पंचायत सबसे निचला स्तर, फिर नगर पालिका दूसरा स्तर, और सबसे ऊपर स्तर नगर निगम का। तो नगर पंचायत कितने हैं वर्तमान मध्य प्रदेश में, 264, नगर पालिका है 98 और नगर निगम 80। ठीक है, 18 नगर निगम है वर्तमान मध्य प्रदेश में, 98 नगर पालिकाएं हैं, और 264 क्या है, नगर पंचायत या इन्हें हम नगर परिषद बोलते हैं, ये है। तो ये डाटा आपको याद रहेगा, याद करना ही है। ठीक है, एक बार आप स्क्रीन को देख लो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका, क्योंकि ये डाटा आपको याद रखना है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम। अब आप बात करोगे जो स्थानीय स्वशासन है या ग्रामीण जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें एक पृष्ठभूमि पे हमें चर्चा करनी है। तो वैदिक काल में क्या रही, मध्य काल में क्या रही, ब्रिटिश काल में क्या रही, स्वतंत्रता के पहले क्या रही, स्वतंत्रता के बाद क्या रही, और वर्तमान स्थिति क्या है, इन पे हम बात करेंगे अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। इसमें एक एक करके हम बात करेंगे, जैसे वैदिक काल में क्या था इसका, फिर मौर्य काल में क्या स्थिति आई, तो यहाँ पे आप देखो मौर्य काल में क्या थी, गुप्त काल में स्थिति क्या थी, फिर हम बात करेंगे चोल साम्राज्य के अंतर्गत क्या थी इनकी स्थिति। इस तरीके से हम पूरा डाटा पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगली क्लास के लिए आप जाइएगा, आपको ऐप पे मिल जाएगी, वो भी आपको फ्री मिल जाएगी, सेकंड क्लास। इसमें हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपने YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अगर ऐप पे देख रहे हैं तो सारांश से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।